हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में ना बच्चों हमारे 60 तक हो गए थे। आज हम 61 ऑनवर्ड करेंगे और आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों मैं पहले आपको थोरोली पूरा चैप्टर रिवाइज कराऊंगा ताकि आपको पूरा का पूरा रिकॉल हो जाए कि अभी तक हमने पढ़ा क्या है। कल बच्चों आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा और उसके बाद हम सेकंड चैप्टर शुरू कर देंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो देखो एक बार बच्चों हम पूरा रिवाइज कर रहे हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है। हमने पढ़ा बच्चों जो लिवरेजेस होती हैं हमारी वो दो हैं और एक उनकी कंबाइंड बर्डन को शो करती है। फर्स्ट ऑपरेटिंग लिवरेज, ये बिजनेस के ऊपर फिक्स कॉस्ट की बर्डन को शो करती है। और दूसरी फाइनेंशियल लिवरेज। हम पूरे फॉर्मूले सही प्रॉपर तरीके से समझ लेंगे कि क्या क्या हमने पढ़ा है। सबसे पहले डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज अगर मेरे से कोई पूछे कैसे फाइंड आउट होती है तो मैंने कहा फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। सबके दो दो फॉर्मूले तो है ही है। सेकंड इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। मतलब ये हमें दो चीजें कम्युनिकेट कर रही है। फिक्स कॉस्ट की बर्डन कितनी है हमारे ऊपर, वन से ऊपर जितना भी होगा वो बर्डन शो करती है। प्लस अगर सेल में जो चेंज होगा जैसे 1%, 2%, 5%, 10%, तो उससे कितने टाइम्स चेंज होगा ईबीआईटी में। अगर मान लो ये हमारी 3 आ गई तो इसका मतलब सेल में 1% चेंज होगा, तो उसी सिचुएशन में ईबीआईटी प्रेजेंट से 3% चेंज हो जाएगी। ये हमें कौन बताता है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। इसके बाद आए हम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। इसको लिखती बार दो बातें ध्यान रखनी है। फर्स्ट, व्हेन देयर आर नो प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चनों में प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते। फिर तो समझो बच्चों सीधा फॉर्मूला है हमारा डीएफएल का ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। और अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है, व्हेन देयर आर प्रेफरेंस शेयर्स, तो उस केस में हमारा डीएफएल का फॉर्मूला हो जाता है ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 - टी। ये हमारा फॉर्मूला है जब प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। और इन्हीं मतलब सिचुएशन में और लगाकर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने सेम रहना है। डीएफएल परसेंटेज चेंज इन, बच्चों आप ईबीटी कह सकते हो, आप अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी कह सकते हो, और आप ईपीएस कह सकते हो। पॉपुलर यूज होता है ईपीएस, लेकिन वो क्वेश्चन में ईबीटी भी कहकर पूछ सकता है। तो हमें बात क्लियर होनी चाहिए कि ईबीटी हो, आपका ईएटी हो अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, और आपका अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी और अर्निंग पर शेयर सबके केस में सेम ये अप्लाई होगा अपॉन में परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, क्योंकि इसका रिलेशन ईबीआईटी से है। अब अगर हम बात करें तो इन दोनों की कंबाइंड लिवरेज होती है, डेट इज कोल्ड डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। ये इकट्ठी बर्डन शो कर रही है, फिक्स कॉस्ट, इंटरेस्ट। तो इसके केस में कहानी सेम है कि प्रेफरेंस शेयर है या नहीं। तो हमने कहा पहले व्हेन देयर आर नो प्रेफरेंस शेयर्स, अगर प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है तो उस केस में जो डीसीएल है वो हो गया हमारा कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी। मतलब आपने फिक्स कॉस्ट भी घटा दी, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी। मैंने जानकर ऐसे लिखा है क्योंकि उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड लेस होता है साथ में, तो ईबीटी आपका हो इसको शॉर्ट। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर्स हैं, व्हेन देयर आर प्रेफरेंस शेयर्स, तो आप कहेंगे डीसीएल कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 - टी। जहां ईबीआईटी ऊपर था उसकी जगह कंट्रीब्यूशन आ गया, क्योंकि फॉर्मूले मल्टीप्लाई हुए तो ईबीआईटी से ईबीआईटी कट गया। और इसी के अकॉर्डिंग अगला फॉर्मूला और लगाकर कहते हैं हम डीसीएल का परसेंटेज चेंज इन ईबीटी का हो
या फिर ईपीएस का हो। ज्यादातर ईपीएस का यूज होना है अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये आपका डीसीएल हो गया, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। इसके तुरंत बाद हमने ये सीखा बच्चों कि ईबीटी का रिलेशन, ईबीआईटी का रिलेशन डीओएल डीएफएल, मतलब पहले ईबीआईटी एंड डीओएल, और ईबीटी का रिलेशन डीएफएल के साथ। कैसे सीखा? ईबीआईटी जो है या तो आपका पॉजिटिव होगा या जीरो होगा या नेगेटिव होगा, उसी के बेसिस पर आपका डीओएल चलेगा। तो हम कहेंगे डीओएल पॉजिटिव है तो मोर देन 1, मतलब इक्वल टू 1 भी हो सकता है, क्योंकि 0 और 1 के बीच में नहीं रहता हो। और अगर ये 0 है तो ये इनडेफिनेट हो जाएगा, और नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, लेस देन 0 रहेगा। अब अगर हम आए यहां पर, ईबीटी का रिलेशन है डीएफएल से। इसमें भी सेम, अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये 0 है, और अगर ये नेगेटिव है। हम मान रहे हैं प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, जैसे स्टडी ने कराया हमने वैसे का वैसे रिलेशन याद रख लेना है। तो मेरे से कोई पूछे फिर डीएफएल, मैंने कहा यहाँ पॉजिटिव मतलब एंड मोर देन इक्वल टू 1, 1 से कम नहीं हो सकता। यहाँ 0 तो इनडेफिनेट, क्योंकि आप 0 से डिवाइड कर रहे हैं। और अगर बच्चों नेगेटिव तो नेगेटिव, लेस देन 0। अब इसके बाद हमने एक बात पढ़ी कि बिजनेस में ना पॉलिसीज होती हैं, कि कैसे माना जाता है कि लिवरेजेस की रिगार्डिंग इनकी क्या पॉलिसी है। कंजर्वेटिव, मॉडरेट और अग्रेसिव, ये डीसीएल से डिसाइड होता है। अगर आपका डीसीएल अप टू 1.5 है तो इसका मतलब इनकी पॉलिसी कंजर्वेटिव है। मोर देन 1.5 बट अप टू 2.5 मॉडरेट, और मोर देन 2.5 अग्रेसिव। इसके बाद हमने ब्रेक इवन पॉइंट पढ़ी। हमने पढ़े कि जो ब्रेक इवन पॉइंट है ना वो 3 होते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, जो कि सेल बताता है, और जनरली हम यूनिट्स में बात करते हैं, रुपीस में भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले की अगर नॉर्मल बात करें तो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट फॉर्मूला होता है फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये अब आपने इन सेल्स और इन यूनिट्स बताया है, इन्हीं के ही मार्क्स हैं कि आप ये याद रख लेते हैं। और लगाकर आप कह सकते हैं अगर इन रुपीस हो यही चीज सेल्स में, तो नीचे पीवी रेशो आ जाएगी। क्या फर्क है? कुछ भी नहीं। ये अब इसे आगे बढ़े। दूसरा है फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, वो ईबीआईटी बताता है और रुपीस में होता है ऑलवेज, उसमें कोई चेंज वाली बात नहीं है। तो मैं कहूंगा इंटरेस्ट, जो ईबीआईटी है वो आपके इंटरेस्ट के बराबर हो, और अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में 1 - t। और अगर आपने कहा कि ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट हो तो हम कहेंगे फिक्स कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 - t, और पूरे के बारे में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर आप ये यूनिट्स में बता रहे हैं, सेल में तो होगा ही होगा, इन यूनिट्स। और अगर बच्चों आप इसको रुपीस में कहेंगे कि नहीं नहीं ये हमें रुपीस में चाहिए, तो यही सेम फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में वो ये भी कह सकता है कि मुझे एक ऐसी सेल बताओ जहां पर मेरा ईबीटी 0 हो। प्रेफरेंस डिविडेंड उस क्वेश्चन में नहीं होगा, वो कहेगा हमारा ईबीटी क्या हो, 0। तो हम उसको इसी फॉर्मूले के थ्रू आएंगे, उस केस में प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 - t नहीं होगा। क्या कहेगा? ईपीएस 0 हो।
तो आपको याद रख लेना है कि हमें ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। इसके बाद बच्चों हमने पता क्या सीखा था, क्योंकि हम ओवरऑल एक बार सिंपल वे में समझते हैं लिवरेजेस। मेरे से कोई पूछे इसके अलावा, मैंने कहा इसके अलावा ना ये कहता है कि ईपीएस 1 रुपया हो, 0 हो, 2 हो, तो ईबीआईटी कितनी होनी चाहिए। मोस्ट लाइकली ईबीआईटी पूछता है अगर ईपीएस देकर, मतलब आप ऐसे समझो ये आपका ईपीएस है, ये आप फॉर्मूला लगाएंगे ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 - टी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि ये आफ्टर टैक्स हो चुका है, अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब आपको ये गिवन हो और ये फाइंड आउट करना हो तो आसानी से कर सकते हैं। फॉर्मूले को कन्वर्ट करने की जरूरत क्या है कि मैं कुछ और फॉर्मूला बना कर रखूं, इसी में पुट कर दूंगा और ईबीआईटी मिसिंग फिगर फाइंड आउट हो जाएगा। ये हमने इसमें सीखा। इसके बाद बच्चों हमने जो अगली बात सीखी ना यहाँ पर, वो ये सीखी कि जो बीटा है उसका सीधा का सीधा रिलेशन डीओएल, डीएफएल, डीसीएल से होता है। अगर आपके यहाँ पर लिवरेजेस ज्यादा है तो समझो बीटा भी ज्यादा होगा। मेरे से कोई पूछे कि आप सिंपल बताओ ये दोनों आपस में लिंक कैसे है, मैंने कहा लिवरेजेस शो करती है आपके रिस्क को, बर्डन को, ये शो करती है आपकी लिवरेज। नो डाउट हायर रिस्क होगा तो हायर फ्लक्चुएशन होगी शेयर्स में। बीटा का मतलब होता है कि कंपनी का जो शेयर है वो फ्लक्चुएट कितना फास्ट करता है एज कंपेयर टू मार्केट फ्लक्चुएशन। तो इसका और इसका आपस में पॉजिटिव रिलेशन होता है। पॉजिटिव का मतलब दोनों एक डायरेक्शन में जाते हैं। अगर किसी कंपनी में हायर लिवरेज है तो समझो उनका बीटा भी हायर है। वो लिवरेज चाहे ऑपरेटिंग हो और चाहे फाइनेंशियल हो या फिर दोनों को मिलाकर कंबाइन हो। जिस कंपनी की जितनी ज्यादा लिवरेज उस कंपनी का उतना ज्यादा बीटा। हालांकि बीटा हमारे सिलेबस में वो नहीं है कि आपको बीटा को डिटेल करना है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि बीटा और लिवरेज के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। हायर द लिवरेज हायर द बीटा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से चले तो किसी भी कंपनी के लिए लोअर लिवरेज लोअर बीटा ही बेटर होता है। इसके बाद बच्चों हमने सीखा इसी के अंदर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, मैंने कहा अगर किसी कंपनी के केस में उसका डेट उसकी कैपिटल से ज्यादा हो जाए, जो ओनर का पैसा है अगर डेट उससे ज्यादा है तो डेट इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इट इज ओके व्हेन आरओआई इज मोर देन इंटरेस्ट रेट। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत वाली बात ही नहीं है उस कंपनी के लिए, बशर्ते उनकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो उनके इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है। आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कर सकते हैं, आपका फाइनेंशियल लिवरेज फेवरेबल होगा। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी अगर आपसे कोई पूछे तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे व्हेन डेट इज मोर देन शेयर होल्डर फंड। बस इतनी सी बात है। और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी फेवरेबल तभी होगी व्हेन आरओआई इज मोर देन इंटरेस्ट रेट, नहीं तो आपको पता लगेगा कि हमने गलती कर ली है डेट लेकर। अब मुझे बच्चों एक लास्ट चीज आपको बतानी है जो आपको ध्यान रखनी है। मान लो आप मेरे को दो कंपनियां दो और उनके ऊपर इंटरेस्ट की बर्डन है, नो डाउट। आपने मेरे को सिर्फ ऐसे ही पूछा कि एक बार बताओ किस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया जाए, तो मैं नो डाउट उनकी फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करूंगा। जिसकी फाइनेंशियल लिवरेज कम होगी वो ज्यादा सेफ है, मैं उसके साथ जाने को रेडी हूंगा। लेकिन हम जब रेशो का चैप्टर पढ़ेंगे ना बच्चों, तो वहां पर एक आपको कराएंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये आपने +2 में पढ़ रखी होती है। रेशो के चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशो। मेरे से कोई पूछे इसका मतलब क्या होता है, मतलब जब हम पढ़ते हैं वहां पर ये कवरेज रेशो पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है कि कंपनी की कमाई जो है उसको जो इंटरेस्ट देना है उससे कितने टाइम्स है। कंपनी की जो कमाई है इंटरेस्ट से पहले, मतलब ईबीआईटी, इंटरेस्ट से पहले की कमाई, वो इंटरेस्ट से कितने टाइम है। जो इंटरेस्ट की पेमेंट जानी है ना, इंटरेस्ट पेमेंट एनुअल, उससे ईबीआईटी कितने टाइम। हायर द रेशो बिजनेस उतना ज्यादा सेफ है। हमने +2 में तो ये पढ़ रखा है कि ये 6 to 7 टाइम्स होनी चाहिए, कि आपकी कमाई आपके जो देने वाले इंटरेस्ट है उससे 6 to 7 टाइम्स होनी चाहिए। लेकिन वैसे अगर कोई पूछे तो आप कहेंगे हायर द रेशो बेटर इट इज, उतना ज्यादा हम सेफ है। तो क्वेश्चन आता है क्या इसका डीएफएल से रिलेशन है। देखो बच्चों ऐसे सब, डीएफएल क्या कह रहा है कि ईबीआईटी को ईबीटी से डिवाइड कर, ये कह रहा है ईबीआईटी और ईबीटी का जो डिफरेंस है ना इंटरेस्ट,
ये इंटरेस्ट की ही तो बर्डन को शो कर रहा है कि आपकी ये रेशो जो है पूरी कंप्लीट, तो उसको आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब ये दो कंसर्न दे देगा, हमसे पूछेगा कि कौन सी बेटर है, उनमें वेरिएशन होंगी अच्छा खासा, एक के ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन होगा, सेल भी उनकी ज्यादा है नो डाउट, लेकिन हम चेक करेंगे डीएफएल और हम चेक करेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशो। आप देखेंगे कि जिसकी इंटरेस्ट कवरेज रेशो कम है उसका डीएफएल ज्यादा है, जिसकी इंटरेस्ट कवरेज रेशो कम है उसका डीएफएल क्या है, ज्यादा है। क्योंकि आप देखो अगर मान लो इंटरेस्ट की पेमेंट ज्यादा हो तो ईबीटी उसी अकॉर्डिंग कम होगा, तो वो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये तो उसी अकॉर्डिंग प्रोपोर्शन में चलता है। तो बस पूरे चैप्टर में यही है, अगर आपको ये आता है तो समझो हमें लिवरेजेस आता है, उसके बाद तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। और जो मैंने कल आपको सेगमेंट कराया था उसको बच्चों आप ऐसे ही याद रख सकते हो कि हम आसानी से आरओई फाइंड आउट कर सकते हैं आरओआई की हेल्प से। कैसे, आप कहेंगे आरओआई, उसके साथ बच्चों 1 - t प्लस आरओआई माइनस इंटरेस्ट 1 - t इंटू डेट अपॉन इक्विटी। ये आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है ये अपने लगे हुए पैसे पे कमा रहे हो और ये रिस्क के कारण कमा रहे सर इसके अंदर जो प्रेफरेंस डिविडेंड वाला पॉइंट था हो। कि मतलब उसके अंदर प्रेफरेंस डिविडेंड अगर आ जाएगा तो इस बार फॉर्मूला के अंदर कैसे ये जाएगा? पहले तो इंटरेस्ट के साथ शो करता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आर ओ आई इंटू 1 - t माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इंटू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अपॉन इक्विटी। वो डेट अलग रखेगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को अलग रखेगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाले के केस में क्या होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड की पेमेंट बच्चों टैक्स के बाद होती है। आप मुझे कहेंगे कि अगर यही फॉर्मूला प्रेफरेंस शेयर के साथ लिख दो तो मैं लिख सकता हूं, मैं कहूंगा एक बार मानो सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो यहाँ आर ओ आई इंटू 1 - t ये आफ्टर टैक्स हो गया कमाई का, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अपॉन में इक्विटी। यूं है, फॉर्मूला बन गया हमारा। और अगर दोनों हो तो ये बीच में और ऐड कर लो, मतलब तीन चीजें हो जाएंगी, आर ओ आई इंटू 1 - t प्लस आर ओ आई माइनस आई इंटू 1 - t इंटू डेट अपॉन इक्विटी प्लस आर ओ आई इंटू 1 - t माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इंटू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अपॉन इक्विटी। आप सोचेंगे मैं लिखवा क्यों नहीं रहा, आपकी स्टडी इंक्लूड करे तो ही ना, हम थोड़ा इन्वेंशन करके आपको दे देंगे, पेपर में दिक्कत हो जाएगी। आपको करना तो वैसे ही पड़ेगा जैसे स्टडी है, लेकिन ये शॉर्टकट वे है जिससे हम वो चीज पता लगा सकते हैं। Question 61. G Limited and H Limited are both in same business, having same capital employed. Their capital structure and extract of income statement are as follows. तो ये सेम तरह का बिजनेस कर रहे हैं, इनकी कैपिटल एम्प्लॉयड भी सेम है, लेकिन जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है जो टोटल बिजनेस में लॉन्ग टर्म सोर्स से आया हुआ पैसा है। देखो दोनों के केसेस में 17 लाख है, लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है। पहले ने ज्यादा पैसा इक्विटी से ले रखा है और दूसरे ने ज्यादा पैसा डेट से ले रखा है। अब ईबीआईटी उसने हमें बता दी है, डिवेंचर इंटरेस्ट बता दिया, उसके बाद ईबीटी हो गई, टैक्स घटा दिया, अर्निंग आफ्टर टैक्स, नंबर ऑफ शेयर्स, नो डाउट ये 16 लाख के लिए 10 का एक शेयर है 160 और यहाँ 6 लाख के लिए 60,000। कह रहा है शो द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बाय कंप्राइजिंग ईपीएस एंड डीएफएल ऑफ टू कंपनी। एक बार आप ध्यान दो, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी किसने कर रखी है, मैंने कहा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एच लिमिटेड ने कर रखी है, क्योंकि इनके यहाँ डेट ज्यादा है। अब अगर इनकी ईपीएस ज्यादा हुई तो नो डाउट ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का इफेक्ट फेवरेबल है, क्योंकि उनकी जो कमाई है वो इंटरेस्ट के कंपेयर में ज्यादा है। क्योंकि अगर आप ईबीआईटी देखोगे ना, ये इनका 30% है, और जो इंटरेस्ट का बर्डन है वो अगर आप देखो तो 1 लाख का 12,000 या 11 लाख का तो 12%। तो आरओआई तो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इंटरेस्ट रेट, तो आपको उसका फायदा दिख ही रहा है ईपीएस के अंदर। तो एक बार हम अटेम्प्ट करते हैं। सिक्सटी वन, आपको बच्चों इन्होंने इनकम स्टेटमेंट दे रखी है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी आपको यहां पर कंप्राइज करने का मतलब है कि आपको इनकी डीएफएल निकालनी है, आपको इनकी ईपीएस निकालनी है। आप देखेंगे कि अगर एच लिमिटेड की बात करें तो उसका डीएफएल भी ज्यादा है
और उसका ईपीएस भी ज्यादा है, तो अब हम कहेंगे कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी फेवरेबल है। अगर बाय चांस ईपीएस कम हो रहा होता तो हम कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी अनफेवरेबल है, कंपनी को जल्दी से डेट को रिडीम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको इक्विटी शेयर इशू करके इससे हटना चाहिए। तो एक बार जस्ट आप देखो करेंगे कैसे। आप यहां पर दो चीजों के आंसर दे रहे हैं। ऊपर स्टेटमेंट का कुछ लिखने की जरूरत नहीं है नाम, क्योंकि सारा कुछ इनकम स्टेटमेंट तो उसने बनाकर दे रखी है। जी लिमिटेड, एच लिमिटेड। हमारे को यूं पता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कभी भी पूछे तो दो चीजों से बताओ, एक तो ईपीएस, फॉर्मूला होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो अगर अर्निंग आफ्टर टैक्स पहले के केस में देखूं तो 3,23,700 अपॉन में 1,60,000। फर्स्ट का आ रहा है बच्चों 2.02। इसी तरह सेकंड के केस में इनकी जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है 2,45,700 है, अपॉन में 60,000 हमने किया डिवाइड 4.10। तो अगर आप देखें तो एच लिमिटेड की जो कमाई है वो जी लिमिटेड से नियर अबाउट डबल है, इवन थोड़ी सी ज्यादा भी है। और कैपिटल स्ट्रक्चर सेम है, फेस वैल्यू सेम है। ऐसा किस कारण से हो पाया? क्योंकि वो लोग ज्यादा डेट पे डिपेंड कर रहे हैं, इन द सेंस ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कर रहे हैं। अब हमने यहाँ फाइंड आउट किया डीएफएल। अगर आप में से डीएफएल कहेंगे, मैंने कहा ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। ईबीआईटी जो है हमारा वो है 5,10,000 पहले के केस में, और ईबीटी 4,98,000। जस्ट हमने डिवाइड किया 1.02, मतलब कोई ज्यादा बर्डन है ही नहीं। और दूसरे के केस में अगर देखें तो 5,10,000 अपॉन में 3,78,000। अब हमने चेक किया 510 अपॉन में 378, 1.35 आ रहा है 35। तो अगर हम देखें तो जिसमें रिस्क ज्यादा है उसमें कमाई भी ज्यादा है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी फेवरेबल है। आप रीजन ये भी दे देंगे बिकॉज आर ओ आई जो है ना इनकी, वो है 5,10,000 ईबीआईटी अपॉन में 17 लाख, 30%। इंटरेस्ट रेट 12%। कैसे? 12,000 रुपए 1 लाख के ऊपर, या 1,32,000 11 लाख के ऊपर। तो हमने परसेंटेज में निकाला 12%। तो क्योंकि आर ओ आई से ज्यादा है, 12% बस तो उस अकॉर्डिंग आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट रेट हो गया। हम यहाँ कहेंगे सो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज फेवरेबल फॉर एच लिमिटेड, क्योंकि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी तो वही कर रही है। पहले वाली कंसर्न डेट तो लेके बैठी है लेकिन बड़ा थोड़ा। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी तभी बोलेंगे जब डेट शेयर होल्डर फंड से ज्यादा हो। तो वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कर रही है एच लिमिटेड, और वो उनके लिए फेवरेबल भी है। क्वेश्चन 62, द सेल रेवेन्यू ऑफ टीएम एक्सीलेंस लिमिटेड 20 पर यूनिट ऑफ आउटपुट ऑफ 20 लाख, कंट्रीब्यूशन इज 10 लाख। अभी एक बार देखो, सेल रेवेन्यू कह रहा है 20 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 20 लाख रुपए है, तो मैं समझ गया कि 1 लाख यूनिट ये बेच रहे हैं। और 10 लाख अगर उनका बचत है तो 10 लाख वेरिएबल कॉस्ट भी है। तो वेरिएबल कॉस्ट अगर 10 लाख 1 लाख यूनिट के ऊपर है तो 10 रुपए पर यूनिट हो गई। एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ आउटपुट डीओएल ऑफ कंपनी इज 2.5। अब हम डीओएल समझते हैं बच्चों, और ये कह रहा है द कंपनी डज नॉट हैव एनी प्रेफरेंस शेयर्स, और इनके पास कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं है। द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आर 1 लाख। एप्लीकेबल कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट इज 50% एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट कैपिटल इज 16% पर एनम। अब आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बता दिए, टैक्स का रेट बता दिया है, इंटरेस्ट ऑन डेट कैपिटल बता दिया है 16%। आपसे कह रहा है व्हाट इज द ईपीएस एट सेल रेवेन्यू ऑफ 20 लाख। जो अभी आपकी सिचुएशन है इस जगह पर वो ईपीएस पूछ रहा है। एन अमाउंट ऑफ डेट कैपिटल ऑफ कंपनी इज 25% डिक्लाइन। मतलब ये आपको तब बताना है जब आपकी डेट कैपिटल
25% से डिक्लाइन हो जाए इन सेल विल वाइप आउट ईपीएस। मेरे से कोई पूछे इसका मतलब क्या है, तो एक तरह से आप ये कह सकते हो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये किसका फॉर्मूला है? डीसीएल का। आप मुझे कह रहे हो इसमें 100% चेंज हो जाता है। वाइप आउट का मतलब पूरी तरह से ईपीएस खत्म हो जाएगा। 1 रुपया है जीरो हो जाएगा, 2 रुपए है जीरो हो जाएगा, मतलब उसमें 100% चेंज आ जाएगा। अगर आपकी सेल 25% डिक्रीज होती है तो ईपीएस जीरो पे आ जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा। तो मैंने कहा इसका मतलब DCL4 है। हमने ना क्वेश्चन को किस तरह से स्टार्ट करना है ये रेलेवेंट है। मुझे पता है कि मेरे को DCL पे पहले आना है, तो मैं इसकी फॉर्मूले को यूज करता हूं। मैं लिखूंगा DCL इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल्स। बच्चों इसने हमें बोला कि ये 100% चेंज हो जाएगी अगर इसमें 25% डिक्रीज आता है। तो हमने इसको सोल्व आउट किया 4, तो हमारी डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज 4 आ गई। अब आप ध्यान देना बच्चों, कंट्रीब्यूशन उसने हमें दे रखा है 10 लाख। सबसे पहली लाइन में ही उसने हमें कंट्रीब्यूशन बता दिया था 10 लाख। बाकी चीजों का यूज तब होता अगर वो हमसे इनकम स्टेटमेंट बनवाता कुछ और। उसने तो 2 क्वेश्चन पूछे हैं। कहते एक तो 20 लाख की सेल पर मेरा ईपीएस बता दो, और दूसरे नंबर पे मुझे इंटरेस्ट का, मुझे डेट कैपिटल बता दो। तो मैं दोनों जगह पर पहुंच जाऊंगा, मैं पहले फर्स्ट कर रहा हूं। आप एक बार डीसीएल का फॉर्मूला यूज करना। हम कहेंगे कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी। ये आपका 4 है, ये 10 लाख है, तो बच्चों ईबीटी कितना आ गया? 10 लाख को 4 से हमने किया डिवाइड, 2,50,000। टैक्स का रेट कितना है हमारा? 50%। तो मेरे से कोई पूछे अर्निंग आफ्टर टैक्स, मैं कहूंगा अर्निंग बिफोर टैक्स 1 माइनस टी। आपने हमेशा ये शॉर्ट वाले फॉर्मूले यूज करने हैं, ये आपको एडवांसमेंट सिखाते हैं बच्चों। मतलब हम वो कर सकते हैं, पहले मैं लिखूं लेस 50%, आपने यही यूज करना है। ये 1,25,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बच्चों हमें 1 लाख दे रखे हैं बस। आप कहेंगे ईपीएस, मैंने कहा वो तो आ गया। अर्निंग आफ्टर टैक्स, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो यही तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स है, अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। बच्चों हमने 1,25,000 को 1 लाख से किया डिवाइड, 1.25। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया बच्चों। अब उसने आपसे पूछा है कि एक बार ना मुझे आप डिबेंचर बता दो कितने के, डेट कितने का है। देखो बच्चों ये पूछ रहा है एंड द अमाउंट ऑफ डेट कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो मैं कहूंगा अच्छा डेट बताना है। इंटरेस्ट तो मैं कंप्यूट कर सकता हूं, मेरे पास ना डीओएल है जिसकी हेल्प से मैं ईबीआईटी पे पहुंच जाऊंगा, और ईबीटी है। ईबीआईटी और ईबीटी का डिफरेंस क्या होता है? इंटरेस्ट। तो मैंने कहा ये आ जाएगा बच्चों। मैंने लिखा क्योंकि डीओएल इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। ये आपका 2.5 बताया है इसने, ये 10 लाख है। तो बच्चों हमारा ईबीआईटी आ गया 10 लाख अपॉन में 2.5, 4 लाख। और हमारा ईबीटी दे रखा है 2,50,000। ये बच्चों अभी निकाला है। तो 4 लाख और 250 का डिफरेंस किया हमने। इंटरेस्ट ईबीआईटी माइनस ईबीटी, तो मैं कहूंगा 4 लाख माइनस 2,50,000। बच्चों 1,50,000। अगर आप मुझे कहते हो कि बच्चों डेट है, रेट अपॉन 100, ये इंटरेस्ट निकालने का तरीका होता है। ये 1,50 है, डेट आपने मेरे से पूछा है, और ये आपका 16% है। तो हमने डेट कंप्यूट किया 150, 100/16। बच्चों हमने सोल्व आउट किया, ये हमारा आ गया 9,37,500। ऐसे कंप्यूट करना है बच्चों हमें। क्वेश्चन 63, following are the selected financial information of A Limited and B Limited for the current financial year.
अब एक बार ध्यान देना बच्चों, ये आपको ए लिमिटेड बी लिमिटेड की वेरिएबल कॉस्ट रेशो दे रखी है, इनडायरेक्टली पीवी रेशो भी है हमारे पास, इंटरेस्ट गिवन है, ऑपरेटिंग लिवरेज गिवन है, फाइनेंशियल लिवरेज गिवन है, टैक्स का रेट गिवन है। आपसे पूछा है यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट, सबसे पहले ईबीआईटी। अगर आप मुझे इंटरेस्ट और फाइनेंशियल लिवरेज एक साथ दे देंगे तो समझो मैं आसानी से ईबीआईटी निकाल सकता हूं, क्योंकि मैं डीएफएल के फॉर्मूले में लिखूंगा यही, ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो मेरे पास है, मेरे पास डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज है, ईबीआईटी निकल आएगा। तो एक तो दोनों का वो फाइंड आउट करना है। अब एक बार आपके पास ईबीआईटी आ गया, आपके पास ऑपरेटिंग लिवरेज है, तो आप इससे पहुंच जाओगे कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन के बाद आपके पास वेरिएबल कॉस्ट रेशो है तो पीवी रेशो भी है, तो आप उसकी हेल्प से कहाँ पहुंच जाएंगे, सेल्स पे। अब जब आपके पास कंट्रीब्यूशन है, ईबीआईटी है, तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। और फिर पूछा है आइडेंटिफाई द कंपनी विच इज बेटर प्लेस्ड विद रीजन बेस्ड ऑन लिवरेज। आपको सिर्फ लिवरेज के बेस पर है, कमाई कमुई की कोई बात नहीं कर रहा। तो मैं अगर देखूं तो इसकी जो कंबाइन है वो 15 है, और इसकी जो कंबाइन है वो 4 है। मतलब बिल्कुल जो कम लिवरेज वाली है वो बेटर है, सिर्फ रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें। तो एक बार अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन 63, अगर आपको दो कंपनियां दे रखी है, सेम सेम चीजें मांग रखी हैं, तो आप दो कॉलम बना दें, क्योंकि हमारे को स्टेप सेम लेने पड़ेंगे, जल्दी हो जाएगा। ये आपकी ए लिमिटेड, ये बी लिमिटेड। अब मुझसे कोई पूछे कि आप सीधा बताओ, पहला पार्ट मैंने कहा ईबीआईटी निकालना है, डीएफएल का हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है ईबीआईटी, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। मैंने इस तरफ फॉर्मूला लिख दिया, उस तरफ फॉर्मूला लिखूंगा ही नहीं, उस तरफ सिर्फ अप्लाई करूंगा। आपका डीएफएल अगर आप देखो तो 3 है, और जो इंटरेस्ट है वो पहले केस में है 20,000। आप सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर, आप 3 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी में से ईबीआईटी घटाओ, 2 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी आ गया इक्वल टू 60,000, और ईबीआईटी 60,000 अपॉन में 2, 30,000। अब आ जाएंगे इस पे, यहां जो है वो फाइनेंशियल लिवरेज 2 है। आप देखो कि इंटरेस्ट की बर्डन भले ही अमाउंट में ज्यादा है, लेकिन अगर बड़ी कंपनी होगी तो उनकी अगर कमाई ज्यादा है तो फिर चाहे ब्याज ज्यादा हो, हम तो बर्डन को डिग्री से फाइंड आउट करते हैं। अब आप देखो यहाँ 2 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी माइनस 2 लाख इक्वल टू ईबीआईटी। 2 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी में से ईबीआईटी गया तो एक 1 टाइम ही रह गया, 2 लाख। तो ये हमारे पहले आंसर आ गए 30,000 और 2 लाख। ये डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज से हमने फाइंड आउट कर लिया दोनों। उसके बाद उसने दूसरे नंबर पे हमसे कहा है कि आप हमें सेल बता सकते हैं। बिल्कुल बता सकते हैं, ईबीआईटी तो है हमारे पास। हमने कहा सबसे पहले डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का यूज करो, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। अगर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज की बात करो तो पहले के केस में 5 है, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी 30,000। तो कंट्रीब्यूशन आ गया 30,000 इंटू 5, 1,50,000। अब वेरिएबल कॉस्ट रेशो 60% है, तो पीवी रेशो 40% है। आप लिखेंगे पीवी रेशो 100% माइनस पीवी रेशो 100% माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो 60%, दैट इज 40%। तो अगर आप मुझे यहाँ कहेंगे कि कंट्रीब्यूशन 1,50 है, सेल क्या होगी, तो मैं 1,50 को 40% से डिवाइड कर दूँ। तो ये मैंने जब डिवाइड किया तो ये हमारी सेल आ गई 3,75,000। ये दूसरा आंसर आ गया। आपने कहा दूसरी कंपनी का, तो सेम ऐसे ही आप उनकी जो ऑपरेटिंग लिवरेज देखो तो 2 है, कंट्रीब्यूशन निकालना है, और ईबीआईटी हमारी 2 लाख है, तो कंट्रीब्यूशन 4 लाख रुपए हो गया। वेरिएबल कॉस्ट रेशो 50% है, तो पीवी रेशो भी 50% हो गई। अगर ये आपकी 50% है तो सेल पूछ रहे हो, 4 लाख को 50% से डिवाइड कर दो, तो 8 लाख की सेल हो गई। ये हमने सेकंड आंसर दे दिया।
थर्ड पार्ट में बच्चों हमें फिक्स कॉस्ट चाहिए। ये रहा बच्चों हमारा कंट्रीब्यूशन और ये रहा हमारा ईबीआईटी। बस कंट्रीब्यूशन में से ईबीआईटी घटा देंगे, मतलब 150 माइनस 30,000 फिक्स कॉस्ट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं ईबीआईटी इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। तो अब ये लिख दिया हमने। अब अगर आप 150 में से 30,000 घटाएंगे तो 120, और दूसरे केस में यहां पर आपको अगर कैलकुलेट करना हो फिक्स कॉस्ट तो आप कंट्रीब्यूशन देखो 4 लाख और वो 2 लाख है ईबीआईटी। तो 4 लाख में से 2 लाख घटा दो तो भले ही फिक्स कॉस्ट अमाउंट में ज्यादा है लेकिन कमाई अच्छी खासी है, इसलिए बर्डन कम है। तो अब हम लिखेंगे क्या? हम लिखेंगे, उसने पूछा है कि आइडेंटिफाई करो कौन सी कंसर्न लीवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर है। तो हम कहेंगे इन केस ऑफ बी लिमिटेड देयर इज लेस operating leverage, degree of operating leverage and degree of financial leverage. So there is less combined leverage. बी लिमिटेड जो है उसमें ऑपरेटिंग लिवरेज कम है, फाइनेंशियल लिवरेज कम है, इसलिए लेस क्या है? कंबाइंड लिवरेज। तो लिखेंगे फ्रॉम रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू। रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो कौन सी कंपनी बेटर है? बी लिमिटेड। बी लिमिटेड इज बेटर देन ए लिमिटेड। अगर आप कमाई को साथ देखोगे फिर तो मैं कंसीडर करूंगा, लेकिन अगर आप कमाई को कंसीडर किए बिना सीधा सीधा कहेंगे तो मैं यही कहूंगा कि जिस कंपनी में रिस्क कम है वही कंपनी बेटर है। अब हम इसको एक और तरीके से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारी स्टडी का क्वेश्चन है तो उन्होंने किस तरह से किया है। वो कहते हैं लिवरेज से तो आपने बता दिया, एक बार आप इंटरेस्ट कवरेज रेशो और बता दो। तो अब हम कहेंगे नाउ इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का ना बच्चों आप फॉर्मूला याद रखेंगे, हम रेशो में पढ़ेंगे ईबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट, दोनों का फाइंड आउट करते हैं। पहले फॉर ए लिमिटेड, आप ए लिमिटेड के केस में इनका ईबीआईटी देखो, हमने देखा 30,000 और जो इंटरेस्ट है वो 20,000 है, मतलब सिर्फ 1.5 गुना उससे कमा रहे हैं। और फॉर बी लिमिटेड इसके केस में अगर देखें तो ईबीआईटी 2 लाख है और इंटरेस्ट 1 लाख है, आप इससे 2 गुना कमा रहे हैं। तो मतलब औरों के हिसाब से नहीं, इसी पर्टिकुलर सिचुएशन में बी लिमिटेड की इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी ए लिमिटेड से ज्यादा है। तो हम यही लिखेंगे बी लिमिटेड हैज कैपेसिटी टू पे इंटरेस्ट is better than A limited. So again, B limited is better from the point of view of interest payment. वो तो ऑटोमेटिकली सी बात थी कि जिसकी लीवरेज ज्यादा होगी ना उसकी कैपेसिटी कम हो जाती, क्योंकि उसके ऊपर रिस्क ज्यादा है। क्वेश्चन 64, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ इमेक्स लिमिटेड कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इफ सेल इंक्रीज बाय 10%। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है ना वो 157,500 है। अब देखो बच्चों, आपको ईबीआईटी दे दिया है, आपको ईबीटी दे दिया है। ईबीआईटी में आप फिक्स कॉस्ट ऐड करोगे ना तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, आप कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी करेंगे तो डीसीएल आ जाएगा। और चाहे आप अपने यही नॉर्मल फॉर्मूले यूज कर लो, वो तो एक ही बात है, स्टडी का क्वेश्चन है, तो हम तो सीधा डीसीएल से जाएंगे। और अगर सेल 10% बढ़ी है तो हमें ईपीएस बताना है कितना बढ़ेगा। एक बार करते हैं, परसेंटेज में बताना है हमें 64।
आप पहला काम करो, ईबीआईटी में फिक्स कॉस्ट ऐड कर दो। आप लिखो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू ईबीआईटी प्लस फिक्स कॉस्ट, जो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है। तो 31,50,000 प्लस 1,57,500 मैंने ऐड कर दिया। 3150 प्लस 157,500 33,07,500। अब आप इसके बाद देखो, ईबीटी गिवन है 14 लाख। आप डीसीएल निकालो। डीसीएल इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीटी। आप 33,07,500 को डिवाइड करो 14 लाख से, तो ये आ रहा है 2.3625। आप पहले लिख लो 33,07,500 डिवाइड में 14 लाख, 2.3625। अब ये आ गया हमारा डीसीएल। इसके जस्ट आगे क्या करना है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस पूछा है। सेल अगर 10% बढ़े तो आप लिखेंगे क्योंकि डीसीएल इक्वल टू होता है परसेंटेज चेंज का मतलब इंक्रीज है, तो दोनों में इंक्रीज। अब डीसीएल कितना है 2.3625। ये अगर 10% इंक्रीज हो रहा हो ईपीएस में इंक्रीज, ये 10 से मल्टीप्लाई, तो परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस 23.625%। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 65, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ कंपनी जी एंड आर। अभी आप ध्यान देना बच्चों, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है इस तरह से। हमने ना बच्चों कोस्ट में यूं पढ़ा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी या तो यूनिट्स में होता है या रुपीस में होता है। अगर आप मुझे उसको परसेंटेज में देंगे 0.20 का मतलब 20%, तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी जानकर बोल रही है स्टडी, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो है। आप सोचेंगे कि इसका लिंक क्या है, तो एक बार ना मैं पूरा इसका रिलेशन निकालने वाला हूं। आप देखना किस तरह से रिलेशन है इसका। हमने यहां लिखना शुरू किया बच्चों। आप मुझे कहेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो का फॉर्मूला, मैंने कहा एमओएस अपॉन में सेल्स। कहता फिर एमओएस का फॉर्मूला, मैंने कहा प्रॉफिट पीवी रेशो, क्योंकि मैंने वो रुपीस में ही माना ये सेल्स। अगर आप प्रॉफिट की बात करें कोस्ट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका मतलब ईबीआईटी और नीचे कंट्रीब्यूशन। अब मुझे ये थोड़ा जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा है। मुझे ये फॉर्मूला लग रहा है कि ये ना डीओएल का फॉर्मूला है, लेकिन उल्टा है। वो था कंट्रीब्यूशन अपॉन में, तो इसको मैं क्या ये 1/DOL लिख सकता हूं? तो ये याद रखना है आपको, एमओएस रेशो इज इक्वल टू 1/DOL और DOL इज इक्वल टू 1/MOS रेशो। आपको ऐसे कह सकता हूं कि MOS रेशो जितनी ज्यादा होगी DOL उतना कम होता जाएगा, और MOS रेशो जितनी कम होगी DOL उतना ज्यादा होगा। तो अब यहां पर अगर आप मेरे से कहेंगे DOL, मैंने कहा 1/0.20 करेगा तो 5 और 1/0.25 करेगा तो 4। अब ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज है। अगर आप देखो तो हमारे पास इंटरेस्ट गिवन है, फाइनेंशियल लिवरेज गिवन है, तो आप कहेंगे हम इसकी हेल्प से ईबीआईटी पे पहुंच जाएंगे। डीओएल है तो उसकी हेल्प से कंट्रीब्यूशन पे पहुंच जाएंगे, और पीवी रेशो है तो उसकी हेल्प से सेल आ जाएगी। बस सारा कुछ याद हो गया। टैक्स का रेट गिवन है, इनकम स्टेटमेंट निकालनी है, तो हम एक बार इसको अटेम्प्ट करते हैं। 65, आप सबसे पहले मार्जिन ऑफ सेफ्टी को एक्सप्लेन कर लो कि क्या है और कैसे है। तो आप यहां लिखेंगे एमओएस रेशो इज इक्वल टू, हाँ पूरा लिखेंगे हम लोग, एमओएस अपॉन में सेल। अब अगर हम एमओएस की बात करें तो इसका फॉर्मूला है हमारा प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशो। आप जो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं ये कॉस्ट अकाउंटिंग वाला है, मतलब ईबीआईटी। तो ये आपका ईबीआईटी हो गया, ये आपका कंट्रीब्यूशन हो गया। तो अब आप कहेंगे यहां पर ये 1/DOL है, तो सो DOL इज इक्वल टू 1/MOS रेशो। हमने ये इसलिए किया है, अब दो कंपनियां हैं, सारा कुछ हमें फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पर ऐसे करके बच्चों हम दो कॉलम बना दें।
ए लिमिटेड, सेम चीजें निकालनी है बी लिमिटेड, बाद में इनकम स्टेटमेंट भी बनाकर दिखानी है अभी के लिए। पहले वर्किंग की आप डीओएल का ये फॉर्मूला होता है। अब अगर आप देखो बच्चों, क्वेश्चन में इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल लीवरेज है, तो आप मानकर चलो कि हमारे पास ईबीआईटी आ जाएगा। तो हमने यहाँ यूज किया, क्योंकि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन में ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट होता है। अब आपको ए लिमिटेड के केस में डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज 4 दे रखी है, और जो इंटरेस्ट है वो 3000 दे रखा है, और इसके केस में 3 दे रखी है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, और जो इंटरेस्ट है वो 2000 दे रखा है। हमने पुट कर लिया। आप चाहे इसको ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, इसको 1 लिख लो, ताकि एक एक चीज अलग होती जाएगी हमारी, तो फिर बाद में हम इनकम स्टेटमेंट पे डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। अब ये 4 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी माइनस 12,000 इक्वल टू ईबीआईटी, इसमें से ये गया तो 3 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी इक्वल टू 12,000, तो हमारी ईबीआईटी 4,000 हो गई। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी माइनस 6,000 इक्वल टू ईबीआईटी, 3 टाइम में से 1 गया तो 2 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी इक्वल टू 6,000, तो ईबीआईटी हमारा 3,000 हो गया। ये पहला आंसर है। अब हम दूसरे आंसर पे आए। उसने हमसे इनकम स्टेटमेंट कही है, तो मुझे एक बार अब चाहिए कि मैं आगे वापस जाऊं तो कंट्रीब्यूशन निकाल सकता हूं, क्योंकि डीओएल है मेरे पास। मैं लिखूंगा डीओएल इज इक्वल टू 1/MOS रेशो, ये हमने ऊपर अभी निकाल लिया है। तो अगर आप इसके केस में डीओएल देखेंगे तो 1/0.20 मतलब 5, और इसके केस में डीओएल देखेंगे तो 1/0.25 मतलब 4। अब आप इस फॉर्मूले में पुट करो, क्योंकि डीओएल इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी होता है, तो यहाँ डीओएल 5 है, और जो ईबीआईटी है वो 4,000 है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन 20,000 हो गया। यहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं, ये आपको 4 दे रखा है, कॉन्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है, ये 3,000 है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन 12,000 हो गया। अब क्वेश्चन में डायरेक्टली ही पीवी रेशो दे रखी है, तो हम इसे आगे बढ़े। थर्ड पार्ट, आप हमें कहेंगे पीवी रेशो गिवन है, तो सेल निकालनी हो ना, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशो, क्योंकि सेल्स इनटू पीवी रेशो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन होता है। तो एक बार आप 20,000 रुपए को बच्चों पीवी रेशो 25% से डिवाइड कर, तो हमने किया 80,000। दूसरे केस में ना ये 33.33% है, ये 1/3 का काम करती है। तो यहाँ अगर आप मेरे से कहेंगे सेल कितनी होगी फिर बताओ, तो मैंने कहा सेल कंट्रीब्यूशन 12,000 है, और ये 33.33% है, तो आप 3 टाइम्स कर दो 36,000। अब सब कुछ आ चुका है, तो अब हमारा काम है उस इनकम स्टेटमेंट को बनाना, क्योंकि हमसे पूछी तो ओवरऑल इनकम स्टेटमेंट ही है, तो हमने यहाँ बनाई। ये दोनों कंपनियां हो गई जी और आर। हमने सेल से शुरुआत की 80,000 36,000। अगर पीवी रेशो पहले के केस में 25% है, तो वेरिएबल कॉस्ट 75% हो, और दूसरे केस में अगर 1/3 है तो वो 2/3 हो गई 66.67%। ये 2/3 करके 24,000 आ रहा है, और ये इसका 75% 60,000। तो हम वापिस आ गए कंट्रीब्यूशन पे। कंट्रीब्यूशन यहाँ हमारा 20,000, यहाँ पर 12,000। अब इसे आगे चले, हमारे को बच्चों इसके बाद फिक्स कॉस्ट लिख। आप यहाँ ऊपर देखो, हमारे को अपना ईबीआईटी पता है 4,000 3,000, तो ईबीआईटी और डिफरेंस कंट्रीब्यूशन का ही आपकी फिक्स कॉस्ट होती है। यहाँ पर ईबीआईटी 4,000 रुपये है, और यहाँ पर ईबीआईटी 3,000 रुपये, तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट 16,000, और जो यहाँ फिक्स कॉस्ट है वो 9,000 है। उसके जस्ट बाद आप लेस करो इंटरेस्ट,
इस केस में 3,000, इस केस में 2,000, तो दोनों की ईबीटी तो बराबर ही आ गई, 1,000, 1,000। अब इसके जस्ट बाद टैक्स कितने परसेंट है, तो यहाँ लिख दो आप 45%, 450, 450, तो आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स दोनों केसेस में बराबर है, 550, 550, क्योंकि जो आपकी जी लिमिटेड है उसके ऊपर रिस्क ज्यादा है, क्योंकि वहां 80,000 सेल पर जाकर बराबर ही एटी आ रहा है और वहां 36 पे ही आ रहा है। तो उसने हमारे से सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए कही थी, वो हमने फाइंड आउट कर दी है। क्वेश्चन 66, द फॉलोइंग डिटेल ऑफ ए कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च आर गिवन बिलो। बच्चों, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज है 2, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज है 2.5। ऐसे क्वेश्चन में वो हमेशा फाइनेंशियल लीवरेज पूछता है, डीसीएल को डीओएल से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद हमें फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट दे रखी है। अगर आप मुझे ऑपरेटिंग लीवरेज और फिक्स कॉस्ट एक साथ दे देंगे तो कहीं ना कहीं आप मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन पे पहुंचा रहे हैं और फिक्स कॉस्ट घटाकर ईबीआईटी पे भी पहुंचा रहे हैं। उसके बाद क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल लीवरेज आ चुकी होगी तो हम सीधा ईबीटी पे पहुंच सकते हैं। और आपको उसके बाद सेल गिवन है, क्योंकि हमसे वो फाइनेंशियल लीवरेज पूछ रहा है, पीवी रेशो पूछ रहा है, कंट्रीब्यूशन आएगा, सेल आएगी तो पीवी रेशो हो जाएगी। और उधर से हम फाइनेंशियल लीवरेज से ईबीटी पे पहुंचेंगे, उसमें से टैक्स घटाएंगे और यहां से इक्विटी शेयर 3,40,000, तो उसे ईपीएस आ जाएगा। उसके बाद उसने पूछा, इफ द कंपनी बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री हुज एसेट टर्नओवर इज 1.5, डज इट हैव ए हाई और लो एसेट टर्नओवर। तो एसेट टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला हमने पढ़ा, नेट सेल ये रही, और टोटल एसेट इन दोनों का सम। तो मैं देख रहा हूं कि टोटल एसेट ज्यादा है, तो एसेट टर्नओवर रेशो 1 से कम आ रही है, तो इंडस्ट्री की 1.5 है तो हम कहेंगे लोअर है हमारी। और इसके जस्ट आगे, एट व्हाट लेवल ऑफ सेल ईबीटी ऑफ द कंपनी विल बी इक्वल टू 0, मतलब आपको ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में बताना है। तो फिक्स कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट अपॉन में पीवी रेशो। अब इस क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज बतानी है बच्चों, हमारे पास ना इंटरेस्ट का सोर्स एक ये भी है। अगर हम इसके इंटरेस्ट को कंसीडर करके डीएफएल के फॉर्मूले में पुट करें तो हमारे पास ईबीआईटी इसकी हेल्प से आ सकती है। लेकिन क्वेश्चन में ना आंसर वेरी करता है, तो स्टडी कहती है कि आप किसी भी रूट से जाओ उसी अकॉर्डिंग उस आंसर को कंसीडर किया जाएगा। मतलब हम रिजिड नहीं है, बच्चे ने स्टेप फॉलो किए हैं, क्वेश्चन ओके नहीं है, क्योंकि वो दोनों से नहीं तो वेरीफाई होना चाहिए, नहीं हो रहा वेरीफाई तो आप एक तरीके से कर दो। तो मैं एक स्टडी वाले तरीके से कर रहा हूं और अल्टरनेट के लिए नीचे लिख दूंगा, यही स्टडी ने किया है। तो एक बार देखो कैसे अटेम्प्ट होगा। तो क्वेश्चन 66 एक एक पार्ट करके कर रहे हैं बच्चों। पहले नंबर पे उसने हमसे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज पूछा है, मैंने फॉर्मूला लगाया डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज अपॉन में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। ये 2.5 है, ये 2 है, तो 1.25। अब सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें, हमारे पास क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट है 3,40,000, 3.4 लाख, और आपके पास डीओएल है, फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। मैं इंटरेस्ट कंप्यूट करके डिबेंचर के ऊपर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज के फॉर्मूले में पुट कर सकता हूं और वहां से ईबीआईटी ले आ सकता हूं, वो मैं नोट में लिख दूंगा। आंसर वेरी करता है, करता रहे, हमें अपने तरीके से चलना है। अभी क्या करना है, ये आ गया, अब आप पुट करो। डीओएल हमें 2 गिवन है और जो कंट्रीब्यूशन है वो फाइंड आउट करना है। और फिक्स कॉस्ट की अगर बात करें तो वो 3,40,000 है, ये हमने पुट कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 टाइम्स ऑफ कंट्रीब्यूशन माइनस 680 इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो ये इसमें से गया, कंट्रीब्यूशन हमारा 6,80,000 आ गया। उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, सेकंड में कहता है पीवी रेशो बता। तो हमने कहा सेल तो बता ही रहा है 50 लाख, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। आप बच्चों 6,80,000 को 50 लाख से डिवाइड, तो 13.6%। अब देखो बच्चों ये आ गया हमारे पास बच्चों कंट्रीब्यूशन है, हमारे पास फिक्स कॉस्ट है, तो आप पहले ईबीआईटी लिखो। तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, 6,80,000 माइनस 3,40,000, 340। आपके पास डीएफएल है,
आप देखो एक बार डीएफएल कितना है हमारा, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल 1.25 अभी निकाला है, फॉर्मूले में पुट करो, क्योंकि डीएफएल इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी। ये 1.25 है, ये 3,40,000 है ईबीटी। तो अगर आप 340 को 1.25 से डिवाइड करें, 2,72,000। टैक्स का जो रेट है ना बच्चों, वो 30% है। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स इंटू 1 - 3, 2,72,000 और टैक्स का रेट 30%। आपने इसका 70% कर दिया, 1,90,400। अब आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देखो यहाँ पर, 3,40,000, क्योंकि 34 लाख डिवाइड में 10 हमने लिख लिया। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 3,40,000। सो ईपीएस, अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, आप 1,90,400 को डिवाइड कर 3,40,000। ये बच्चों हमारा 0.56 आ गया। इसी में हमारे पास एक अल्टरनेट और है, हम क्या करेंगे, ये जो आपने यहां पर ईबीआईटी निकाला है, ये आप ऐसे लिख सकते हो ऑप्शन 1, और फिर आ जाओ ऑप्शन 2 पे। अल्टरनेट 1 अल्टरनेट 2 कह सकते हो, सोल्व करने का तरीका है। आप में से कहेंगे कि इंटरेस्ट तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास डिवेंचर है 30,25,000, उसका हमने 8% किया, 30,25,000 का 8%, 2,42,000। अब क्या करो, जो ईबीआईटी 340 है ना, उसमें से ये घटा दो, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, मतलब 340 माइनस 242, तो ये बच गया 98,000। और अगर अब आप में से कहेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स 1 - टैक्स रेट 30%, तो आप एक बार करो, 98,000 इंटू 0.70, 68,600। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स वो हमारे 3,40,000 है, तो ईपीएस 68,600 डिवाइड में 3,40,000 शेयर्स। तो ये बच्चों अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो 0.202। और एक अल्टरनेट आप ये लिख सकते हो कि शुरू से ही जो ईबीआईटी निकाला था ना, वो हम किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, डीएफएल की। तो एक बार अब आगे बढ़ते हैं। इसने हमसे थर्ड पार्ट में कहा है कि कंपनी की जो एसेट टर्नओवर है वो फाइंड आउट करो, और बताओ कि लो और हाई है, इंडस्ट्री की 1.5 है। हमने यहां पर लिखा इंडस्ट्रीज एसेट टर्नओवर रेशो 1.5 है। अब आप अपने यहां फाइंड आउट करो, सेल कितनी दे रखी है। सेल बच्चों हमारी 50 लाख, और जो एसेट्स है वो डेट प्लस इक्विटी से आ जाएगी 50 लाख, और जो एसेट्स हैं हमारी टोटल 64,25,000, 30,25,000 प्लस 34 लाख, डेट प्लस इक्विटी 64,25,000। अब हमने एसेट टर्नओवर हमारी फाइंड आउट, नेट सेल अपॉन में टोटल एसेट। ये बच्चों एक बार करते हैं इसको, 0.78। तो इंडस्ट्री के कंपेयर में तो कम है, तो हम कहेंगे our company's asset turnover ratio is lower than industry's turnover ratio। ये लिखना है हमें। और फोर्थ पार्ट में पूछा है कि किस सेल लेवल के ऊपर हमारी जो ईबीटी है वो जीरो हो जाएगी। तो ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट,
आपका फॉर्मूला होता है बच्चों फिक्स कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हम 242 वाला लेंगे क्योंकि ऑप्शन सेकंड वाला इन्होंने आंसर दे रखा है, अपॉन में पीवी रेशो। आप देखो फिक्स कॉस्ट 3,40,000 है, इंटरेस्ट 2,42,000 है, और जो हमारी पीवी रेशो है वो 13.6% है। आप एक बार 5,82,000 को 5,82,000 को डिवाइड कर दो 13.6% से, तो ये आ रहा है 42,79,412। ये आपका ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। अब एक बार नोट लिख देंगे बच्चों, हम लिखेंगे अल्टरनेटिवली ईबीआईटी कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड with the help of DFL। DFL था आपके पास, आप लिख दो इवन विद द हेल्प ऑफ DFL एंड इंटरेस्ट, देन आंसर टू पार्ट 2 and 4 विल वेरी। ये हमने स्टडी की लैंग्वेज लिखी है, स्टडी ने ऐसे दिया है, तो पेपर में हम निश्चिंत होकर कर सकते हैं। तो ये अपनी तरफ से नहीं है, उनकी तरफ से है। और लास्ट बच्चों, इसके साथ ही हमारा लीवरेज का चैप्टर ओवर हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर हमारा 67। द फॉलोइंग डाटा हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ रियल लिमिटेड। सेल 100 लाख, इंटरेस्ट पेबल पर एनम 10 लाख, ऑपरेटिंग लीवरेज 1.2, कंबाइंड लीवरेज 2.16। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइनेंशियल लीवरेज। आप समझो ये दोनों लीवरेज देता है तो बड़ा खुश होकर पूछता है फाइनेंशियल लीवरेज, जो बिल्कुल आसान सा काम है। डीसीएल को डीओएल से डिवाइड करना है। फिर उसने क्वेश्चन में आपसे फिक्स कॉस्ट पूछी है। अब अगर आप देखो क्वेश्चन में तो इंटरेस्ट है, डीएफएल आपने निकाल लिया है, तो उसकी हेल्प से आप कहां पहुंच जाएंगे, ईबीआईटी पर। उस ईबीआईटी को ऑपरेटिंग लीवरेज के फॉर्मूले में पुट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी का डिफरेंस ही आपकी फिक्स कॉस्ट है। फिर उसके बाद क्योंकि कंट्रीब्यूशन आ चुका होगा, सेल हमारे पास है, तो पीवी रेशो एक बार अटेम्प्ट करते हैं। 67। सबसे पहले बच्चों हमने फर्स्ट पार्ट किया, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज अपॉन में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। ये हमारी 2.16 है, ये 1.2 है, हमने डिवाइड किया 1.8, फर्स्ट आंसर। सेकंड, अब हमें फिक्स कॉस्ट की तरफ जाना है। हम लिखेंगे क्योंकि डीएफएल इज इक्वल टू ईबीआईटी, क्योंकि आपके पास इंटरेस्ट है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, इसकी हेल्प से ईबीआईटी आ जाएगा। डीएफएल हमारा 1.8 हमने अभी फाइंड आउट किया है, इंटरेस्ट हमारा 10 लाख रुपए है। आप करो उस मल्टीप्लाई कर 1.8 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी माइनस 18 लाख इक्वल टू ईबीआईटी, 0.8 ईबीआईटी इक्वल टू 18 लाख। 18 लाख को 0.8 से कर दो डिवाइड, 22,50,000। ये आपका ईबीआईटी आ गया। अब अगर हम देखें क्वेश्चन में तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज है हमारे पास, डीओएल का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। डीओएल हमारा 1.2 है, कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करो, ईबीआईटी 22,50,000। आप जस्ट करो उस मल्टीप्लाई करो, 27 लाख कंट्रीब्यूशन। अब 27 और 22 50 का डिफरेंस ही फिक्स कॉस्ट है, मतलब कंट्रीब्यूशन माइनस ईबीआईटी 4,50,000। 27 लाख माइनस 22,50,000। अब यहां तक बात आ गई। इसके बाद थर्ड पार्ट में पीवी रेशो पूछा है। जब कंट्रीब्यूशन आपके पास 27 लाख है, सेल 100 लाख है, तो आप पीवी रेशो लिख दो, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स।
27 लाख 1 करोड़ का 27%। इसके साथ बच्चों लीवरेज इज ओवर। आप इसका टेस्ट दे देना, हम नया चैप्टर शुरू कर लेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर।